हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 का चौथा पाठ, जो कि एक जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कविता आत्मकथ्य उसके प्रश्न उत्तर। इस पाठ के बच्चों जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर है वो पढ़ेंगे और उसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अभी आपने कविता पढ़ी थी, समझ भी ली थी, तो वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते। और वो क्यों बचना चाहते हैं, उत्तर देखें। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। क्या कारण था, आपको पता चल गया है कविता में कि कवि कैसा समझते हैं कि मेरा जीवन कैसा है, बहुत सरल है। मेरी जीवन कथा बहुत सरल है और उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं लिखूं, बढ़ा चढ़ा के लिखूं, या मेरे अंदर कोई महानता नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, साधारण सा सरल सा मनुष्य हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं लिखूं। और अगर मेरे जीवन के मैं दुख लिखूंगा तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे। तो वो अपने जीवन का उपहास नहीं उड़ाना चाहते। वो सरलते का भी मानवीकरण करके कहते, हे सरलते, मैं तुझे कैसे तेरा उपहास उड़ाने दूं किसी को। तो वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। और अपनी जो अच्छे जीवन के जो उनके पल हैं उसको भी वो संभाल के रखना चाहते हैं। वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने हैं। वो किसी को ये बात नहीं बताना चाहते। इसीलिए वो ऐसी घटनाओं को या अपने अच्छी और बुरी किसी भी तरह की घटनाओं को लिखने से बचना चाहते हैं। प्रश्न 2 देखिए, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में वो कहता है और अभी आत्मकथा सुनाने का समय भी नहीं आया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ। कवि के अनुसार आत्मकथा तब लिखनी चाहिए जब हमने कोई बहुत महान कार्य किया है। तो कवि अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इतना महान नहीं हूँ, या मैंने अभी तक कुछ ऐसा महान हासिल नहीं किया अपने जीवन में, तो मैं अभी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अभी वो समय नहीं आया है। जब कभी वो समय आएगा तो मैं लिखूंगा। तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ? मौन रहना चाहता हूँ और लोगों की सुनना चाहता हूँ। प्रश्न 3 देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति यानी यादों को पाथेय मतलब अपना संबल, अपनी ताकत बनाने से उनका क्या आशय है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को रास्ता दिखाती है। तो जो स्मृतियाँ हैं वो हमें रास्ता दिखाने में कवि को उनकी मदद करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। और उन्होंने जो स्वप्न देखा था, जो भी जीवन में पाना चाहा, वो उनको नहीं मिला। तो उनके अधूरे स्वप्न हैं। तब उनका मन कैसा हो गया? बहुत अशांत हो गया, बहुत दुखी हो गए वो। और अपने इस दुखी जीवन की यात्रा को वो कैसे पार कर रहे हैं? उस पाथेय के साथ पार कर रहे हैं जो उनके स्वप्नों से बनाए हुए, स्मृतियों से बनाया हुआ पाथेय है। यानी वो जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं उनकी, वो उनको रास्ता दिखा रही हैं, उनके लिए आगे बढ़ करके उनके लिए रास्ता प्रशस्त कर रही हैं, मार्ग दिखा रही हैं, उनको ताकत दे रही हैं चलने की। और इसीलिए वो उन स्मृतियों के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं। तो उन्होंने स्मृतियों को पाथेय बनाने के लिए कहा कवि ने कि वो स्मृतियाँ मेरा रास्ता दिखाती, मैं उनको आपसे क्यों बांटूं, उन्हीं के सहारे तो मैं जी रहा हूँ। प्रश्न 4 है बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं आपको कविता की, उनका भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति क्या है? पहली, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अभी कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहता है? उन पंक्तियों में भाव यह है कि कवि भी अन्य लोगों की भांति सुखमय जीवन बिताना चाहता था, परंतु परिस्थितिवश सुखमय जीवन की यह अभिलाषा उसकी इच्छा बनकर ही रह गई। सुख पाने का उसे अवसर भी मिला, पर वह हाथ आते आते रह गया। अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने से वह सुखी जीवन का आनंद अधिक दिनों तक न पा सका। अभी यहाँ पर पत्नी के बारे में कह रहे हैं या प्रेमिका के बारे में कह रहे हैं। ये हम जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो व्याख्या करते हैं, उनकी सोच है। कवि के मन में क्या था किसी को नहीं पता।
तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में मैंने भी कुछ सोचा था, मैंने भी कुछ सपने देखे थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और मैंने भी एक सुंदर सुखद जीवन की कल्पना करी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। और मुझे वो सुख मिलते मिलते मेरे हाथ से छूट गए। यानी वो मेरी प्रेमिका मेरे आलिंगन में आते आते मुझसे दूर चली गई। तो वो मेरे जो सुख जो मुझे नहीं मिले और मुझसे चले गए, उसमें कवि जो है वो दुखी है। और वो अपने इस जो जीवन के सुखी स्वप्न देखा था, उसने एक सुंदर दिवा स्वप्न देखा था, वो रात का अंधेरा खत्म होते ही, नींद खुलते ही वो स्वप्न टूट गया। तो वो जो सुंदर सपना उसने रात में देखा था, वो उसका खत्म हो चुका है, जिससे कि कवि बहुत दुखी है। तो वो अपनी इन यादों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। दूसरी पंक्तियां थी, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अभी यहाँ पर कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर है। उसके कपोल इतने लाल सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी। अर्थात उनकी पत्नी के कपोल उषा से भी बढ़कर सुंदर थे। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी है या प्रेमिका है, जो भी है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, जिसके गाल इतने सुंदर थे और लाल थे, उससे वो उषा जो है, वो सवेरा जो है, प्रातः काल, वो उसकी लाली से अपनी लाली चुराता था। तो वो अपनी यहाँ पर अपनी प्रेमिका की, अपनी पत्नी की सौंदर्य की तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी प्रेमिका उषा से भी ज़्यादा बढ़कर सुंदर। तो ये दो इन पंक्तियों का आशय है। अभी आप अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप पहले प्रसंग लिखेंगे कि कहाँ से ली गई एक पंक्तियाँ, तो आप उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 4 यानी आत्मकथ्य कविता से ली गई हैं, जिसके लिए कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और फिर आप दूसरा पैराग्राफ चेंज करके इसके बारे में लिखेंगे। और अगर इसमें आपको कोई विशेष बात नजर आती है तो भी आप इसमें लिखेंगे। जैसे आते आते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। जो पहले वाली पंक्तियाँ थी, दूसरा जो पंक्तियाँ हैं उसमें अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यहाँ पर उषा का मानवीकरण कर दिया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो आप जो भी पंक्तियों में कुछ विशेषता है वो भी साथ में लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर का उत्तर में आपको पूरे अंक मिलेंगे। अभी हम देखते हैं प्रश्न 5। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अभी यहाँ पर उज्जवल गाथा के बारे में जो वो बात कर रहा है, कौन सी उज्जवल की गाथा की बात कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आपको वही इन्हीं पंक्तियों को फिर से लिखना है कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए जो निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वह सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वो औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। इन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। अभी कवि के जो अपने पल थे, जो उसने चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे और सुंदर मधुर क्षण थे प्यार के, वो उज्जवल गाथा है, वो उसके जीवन की उज्जवल गाथा है। वो किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो किसी के उपहास का कारण नहीं बनना चाहते। और वो अपनी इन स्मृतियों को, इन यादों को अपने पास निजी संपत्ति यानी अपनी संपत्ति संभाल कर रखना चाहते हैं, क्योंकि यही स्मृतियाँ उनके दुख के क्षणों में उनका संबल बनती हैं, उनकी शक्ति बनती हैं, उनको रास्ता दिखाती हैं जीवन जीने। प्रश्न 6 देखें। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण से लिखिए। अभी जो आपने कविता आत्मकथ्य पढ़ी, इसकी काव्य भाषा की विशेषताएं, इसकी जो भाषा थी इस कविता की, उसकी क्या विशेषताएं थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा। मैं जो पाठ विशेष आपको प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसका पाठ विशेष बताऊंगी और साथ ही आपको इसके नोट्स भी दूंगी, शॉर्ट नोट्स। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। बोली खड़ी है लेकिन शब्द बहुत अच्छे सॉफ्ट कोमल शब्दों का प्रयोग है। जैसे जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया गया है। छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है कि मानवीकरण शैली का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ सरलते का उन्होंने मानवीकरण कर दिया। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास
तो अभी यहाँ पर उन्होंने तत्सम शैली का प्रयोग किया। तत्सम मतलब शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है। गीत में गे और छंदबंदी, ये कविता कैसी है? गीत छंद में लिखी हुई है और ये छंद जो है वो गे है। गे मतलब गाने योग्य है। इसको छंदों में बंधा हुआ, मीट्रिक पैटर्न में मात्राओं में बंधा हुआ छंद है, इसको हम गा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको नोट्स में भी दूंगी। आप कोई भी विशेषता आप पहली विशेषता ये भी लिख सकते हैं कि ये छायावादी कविता है। छायावादी कविता में कवि अपने मन की बात कहता है, प्रकृति से प्रेम होता है, प्रकृति और मन में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है कवि। भाषा कैसी हो? तत्सम शब्द होते हैं, कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, भाषा में प्रवाह होता है और सुंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी बातें हैं जिनको कि आप अपने अंक के अनुसार लिखेंगे। अगर प्रश्न 2 अंकों का है तो 2, 3, 4 पॉइंट लिख दीजिए। 3 अंकों का है तो 5, 6 पॉइंट लिख दीजिए और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7 देखें। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? अभी कवि ने जो एक स्वप्न देखा था कविता में उसने कैसे बताया? कवि ने सुखद स्वप्न में उन्हें अपनी प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। अभी वो अपने जीवन की एक कुछ उज्ज्वल गाथा बता रहे हैं कि चांदनी रात थी और मैं अपनी प्रेमिका के साथ, प्रेयसी के साथ था। वो मेरे पास बस आने ही वाली थी, तभी वो मुझसे दूर चली गई। यानी मेरा स्वप्न पूरा होने वाला था और उससे पहले ही प्रेमिका दूर चली गई और मेरी जो खुशी थी वो किस में बदल गई? दुख में बदल गई। ये बात वो उस स्वप्न के बारे में कविता में बताते हैं। अभी इसके बाद बच्चों रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कविता पढ़ करके हम कवि के बारे में जान पाते हैं, कवि के बारे में जान करके हम कविता के बारे में जान पाते हैं। तो कविता से आपने क्या पहचाना कि कवि कैसा है? जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं, यानी छायावादी कवि थे। उनका जीवन कैसा था? सादगी भरा जीवन था। अभावग्रस्त जीवन जिया। उन्होंने कैसा जीवन जिया? अभाव, यानी उनके जीवन में कमी थी। उन्होंने कहा ना, मेरी गागर रीति, यानी मेरे जीवन की जो गागर है वो रीति है, खाली है, छलक, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं तुम्हें बताऊं। तो उनका जीवन अभाव में बीता। हमने पहले जब कवि के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि वो पढ़ने गए लेकिन कुछ परिस्थितिवश वो 8वीं से ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। वे विनम्र स्वभाव के थे। दिखावे नाम की कोई चीज़ उनके जीवन में नहीं थी। उनकी सरलता, उनका जीवन कैसा था? सरल और भोलापन था उनके जीवन की। उनकी जो सरलता थी वो कैसी थी? भोली आत्मकथा। उनकी आत्मकथा कैसा है? भोली आत्मकथा है। तो वो सरल थे, भोले थे और उन्होंने जीवन में बहुत से धोखे खाए थे। वो बताते हैं ना कि मैं अगर अपने धोखे बताऊंगा, अपनी प्रवंचना बता दूंगा तो तुमको लगेगा कि तुमने ही ऐसा किया है। तो उन्होंने जीवन में बहुत से दुख झेले थे, बहुत से धोखे खाए थे। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में हिचकते थे क्योंकि उनको पता था कि वे उपहास का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते थे। वो अपने दुखों को किसी को बताना नहीं चाहते थे। लोग क्या करते हैं? कवि क्या करता है? दुख बता करके लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि इतने विनम्र हैं कि वो अपनी दुखों को जनता को या पाठकों को नहीं बताना चाहते। यहाँ पे बच्चों आपकी जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्य या इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है, मुरझाकर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक हैं? ये किसका बोध कराती हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ। अभी हमने शुरुआत में कविता के पढ़ा था कि वो जो हृदय रूपी, जीवन रूपी जो मधुप है या भंवरा है वो घूम रहा है और वो देख रहा है कि फूल तो खिले हैं लेकिन कुछ पत्तियाँ जो थी वो मुरझा करके गिर गई हैं। तो वो जीवन के दुखों का प्रतीक है। मुरझाकर गिरने वाली पत्तियाँ मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं का प्रतीक है। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक करके क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि को जीवन की नश्वरता का बोध हो रहा है। अभी कवि को याद आ रहा है कि कैसे जैसे पेड़ से एक एक पत्ता सूख सूख के गिर जाता है, वैसे ही उसके जीवन में एक एक करके दुख आए और उसको लगने लगा है कि जीवन बिल्कुल बेकार है, नश्वर है। नश्वर मतलब बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ये जीवन क्या है? बिल्कुल बेकार है। आज मिला है कल खत्म हो जाएगा। और पूरे जीवन में, हमारे जीवन काल में दुख ही दुख है। जब आदमी दुख में होता है तो उसको सब कुछ बुरा लगता है। तो वही यहाँ पर कवि का हाल है। प्रश्न 2 देखें बच्चों। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि किस ओर संकेत करना चाहता है? अभी उसने कहा कि नीले आसमान में असंख्य जीवन इतिहास है, यानी जो दुनिया है उसमें बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं, बहुत से असंख्य इतिहास हैं। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि उन अगणित लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी।
उसमें अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया और उन्हें लोगों के व्यंग मलिन उपहास का सामना करना पड़ा। और जितने लोगों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं और अपने जीवन के दुखों का वर्णन किया, सब उपहास के पात्र बने। ये दुनिया कैसी है, दूसरों के दुखों का उपहास उड़ाती है। तो कवि को पता है, इसीलिए वो कह रहा है कि असंख्य जीवन इतिहास यानी असंख्य आत्मकथाएं जो हैं वो दुनिया में हैं, साहित्य में हैं। मैं नहीं लिखना चाहता, मैं उस उपहास का कारण नहीं बनना चाहता। प्रश्न 3 देखिए, कवि के मित्र उससे क्या आग्रह करते हैं, वह इस आग्रह को पूरा क्यों नहीं करना चाहता। कवि के दोस्त क्या हैं, वो उससे कहते हैं तुम क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिखते, तुम तो इतने अच्छे कवि हो। तो कवि क्यों नहीं लिखना चाहता? कवि उनका यह आग्रह इसलिए पूरा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे पहले अनगिनत लोगों ने आत्मकथा लिखी, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ दुर्बलताओं का भी उल्लेख किया, जिससे वे उपहास का पात्र बन गए। तो वो ये ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। बच्चों, बात वही है, भाषा घुमा करके बात आपसे तरह तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको वो समझ करके और अपने आपको भी अपनी भाषा बदल करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 4, कवि को अपनी गागर रीति क्यों लगती है? गागर अपना जीवन खाली क्यों लगता है? रीति मतलब खाली। कवि को अपनी गागर अर्थात जीवन इसलिए रीति या सूना खाली लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने से उसने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसके पास आकर भी मात्र स्वप्न बनकर रह गई। अभी प्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी। तो शायद वो अपनी पत्नी की याद करके कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने सोचा था, जो कुछ मैंने कल्पना करी थी वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए उनके सुखों की गागर जो थी, उनके जीवन की गागर खाली है, उसमें सुख है ही नहीं, केवल दुख ज़्यादा है। तो वो क्या लिखे, उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कि वो लोगों को बताए आत्मकथा के रूप में। तो इसीलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते और उनको अपनी गागर रीति लगती है, खाली लगती है। तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि किनसे क्या कहना चाहता है? तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि अपने उन मित्रों से कहना चाहता है जो उससे आत्मकथा लिखने के आग्रह कर रहे हैं। कवि उनसे ये कहना चाहता है कि मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन के कटु अनुभवों को सुनकर तुम यह ना समझ बैठो कि मेरे जीवन को रसहीन बनाकर सूनापन भरने वाले तुम स्वयं हो। कवि कह रहा है कि अगर मेरी तुम जीवन गाथा सुनोगे और मेरे जीवन की वो जो खालीपन है, मेरी गागर, वो तुम सुनोगे तो हो सकता है तुमको मन में लगे कि मेरी गागर को खाली करने वाले तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट हुए, क्योंकि जीवन में कष्ट उसको अपने अपनों से मिले हैं। तो हो सकता है तुमको ये एहसास हो कि मैं ही वो अपना हूँ जिससे मुझे कष्ट मिला। तो मैं इसलिए तुमको भी दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता था, क्यों? कवि ने अपना जीवन अत्यंत सरलता से जिया है। वह अत्यधिक सरलता के कारण उसे अपने छल कपट और प्रवंचना का शिकार होना पड़ा। जो सीधे होते हैं लोग उनके साथ छल कपट करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा सीधापन भी गलत है। तो कवि इतने सरल थे, इतने भोले, इतने सीधे थे कि लोगों ने उनके साथ प्रवंचना करी, छल कपट किया। इस पर भी कवि अपनी सरलता का उपहास नहीं उड़ाना चाहते थे। एक तो परेशान पहले ही हुए, ऊपर से और सबको बताएं तो लोग और मजाक बढ़ाएंगे, तो वो अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। भले ही यही सरलता उनके अनेक कष्टों का कारण रही, उनकी सरलता से ही उनको कष्ट मिले, ये भी उनको पता था, लेकिन फिर भी वो अपने उस सरलता का मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। तो इसीलिए कवि लोगों को यह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि ने अपने जीवन की उज्जवल गाथा किसे कहा? कवि ने उज्जवल गाथा अपनी प्रेयसी के, अपनी प्रेमिका के, अपनी पत्नी के साथ जो उनके सुंदर मधुर क्षण थे, प्यार के क्षण थे, जो उन्होंने चांदनी रात में बिताए थे, उसको अपनी उज्जवल गाथा। कवि के लिए सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गए, स्पष्ट कीजिए। उनका सुख दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न किसे कहते हैं? जो सपने हम दिन में देखते हैं। कहते हैं कि रात में तो सपने सब देखते हैं, पर जो दिन में सपना देखते हैं यानी जो हम बातें पूरा करना चाहते हैं। कवि चाहता था कि उसको उसका प्रेम मिल जाए, वो अपने प्रेम के साथ हंसी खुशी जीवन बिताए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसीलिए अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को जो ना पाने का दुख था, उसको उन्होंने दिवा स्वप्न कहा। कवि ने जनसामान्य की भांति सुखमय जीवन की आकांक्षा पाल रखी थी, परंतु वे सुख उसके लिए स्वप्न की भांति साबित हुए। दिवस होते ही, सुबह होते ही सपने खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वह आँख खुलते ही स्वयं को जीवन के कठोर धरातल पर पाता है। उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ सुख के पल बिताए थे जो क्षणिक थे, बहुत थोड़े से थे। पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण वह सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गए। अभी पत्नी की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण जो उसने सुख के पल सोचे थे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम जीवन ऐसे जिएंगे, वो पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए वो दिवा स्वप्न बनकर रह गए। अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया के आलोक में। कवि ने अपनी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहता था? उसकी तारीफ कर रहा है, उसके सौंदर्य की तारीफ कर रहा है। अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में
के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा कि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन उषा भी उससे लालिमा लेकर अपने सौंदर्य वृद्धि करती थी। यानी उसके गालों से लालिमा लेकर के सुबह जो थी वो और गुलाबी हो जाती थी। अर्थात कवि की पत्नी उषा से भी अधिक सुंदर थी। कवि ने अपनी तुलना किससे की है? उसके जीवन का पाथेय क्या है? कवि ने अपनी तुलना उस पथिक से की है, उस राही से करी है जो जीवन पथ पर चलते चलते थक गया था। जीवन में कष्ट होते हैं तो जीवन जीने का आनंद खत्म हो जाता है, थकान आ जाती है। तो वो एक थके हुए राही की तरह उन्होंने अपनी तुलना की है इस जीवन पथ पर अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ सुखद पल, जो मधुर यादें थी, उनके सहारे वो चल रहा था। यही मधुर यादें उसके जीवन का पाथेय बन गई, यही यादें उसके जीवन की संबल बन गई, शक्ति बन गई, उनको रास्ता दिखाने वाला बन। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए अभी जो ये कविता जो है वो क्या प्रमाणित करती है कि प्रसाद जी ईमानदार थे और साहसी थे। ईमानदार कैसे? उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में दुख हैं, कोई भी नहीं बताता। हम अपनी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें किसी को नहीं दिखाते, लेकिन उन्होंने सबके सामने कहा कि मेरा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और साहसी क्यों? उन्होंने ये कहने का साहस तो किया कि हो सकता है मेरे दुख से पता चले तुमको कि तुमने ही ये सब मेरे साथ किया है। तो आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि प्रसाद की अपनी भूलों को स्वीकारने और अपने जीवन के सफलताओं का वर्णन और सरलता के कारण धोखा खाने की स्वीकारोक्ति करने के अलावा वर्तमान के यथार्थ स्वीकार पर साहसपूर्ण कार्य किया है। कवि द्वारा यह कहना कि छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ और उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। अब वो कह रहे हैं मेरा तो जीवन छोटा सा सरल सा जीवन है, मेरे पास कुछ महान है ही नहीं। लोग झूठ मूठ अपनी महानता बखान करते हैं और यहाँ इतना महान कवि होने के बाद भी वो अपनी सरलता बयां कर रहे हैं। तो यही उनकी ईमानदारी और यही उनका साहस है। कोई ये कह पाए कि मेरे अंदर कुछ नहीं, ये इसके लिए भी बहुत बड़ा साहस है। लोगों के अंदर कुछ नहीं होता फिर भी वो झूठ बोलते हैं। तो कवि एक ईमानदार थे, इंसान थे और एक साहसी इंसान थे। ये उनकी इस आत्मकथ्य कविता से हमको पता चलता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब कोई भी प्रश्न आ जाए, भाषा घुमा के कुछ भी पूछा जाए, आप उसका उत्तर आराम से लिख पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर पॉइंट बना कर दें, जिससे कि आपको अच्छे अंक मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। गुड बाय।